Good morning, class 8. Students, in the previous class, we have completed chapter number 6. In this class, we are going to start chapter number 7, which is related to a history portion. And the name of this chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. So, सबसे पहले इस जो हमारी चैप्टर का नेम है उसको डिस्क्राइब करते हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव। इस टाइम पीरियड में हम लोग ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमें, यहाँ नेटिव मीन्स जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारी जो पैदाइश है वो यहीं की है, हम लोग यहीं पले बड़े हैं, हम लोग यहीं के नागरिक हैं, वो नेटिव पीपल हो गए हम लोग। जैसे अगर हम कहीं सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो हम वहाँ के नेटिव थोड़ी हुए, हम लोग यहाँ के नेटिव हैं, हम लोगों की यहीं पर जन्म हुआ है, तो वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं उस एरिया से, तो वो हो गए हैं नेटिव पीपल। सिविलाइजिंग, अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिशर्स के हिसाब से हमें सिविलाइज किया जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हम लोग सिविलाइज नहीं थे, हम लोग एजुकेट नहीं थे, हम लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेटिंग द नेशन। तो हमारे सुधार के लिए वो लोग क्या काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ बात की जा रही है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सिविलाइजिंग मतलब हमें सिविलाइज होने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया, हमें एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। वो लोग हमें सिविलाइज्ड ही नहीं समझते थे, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर। In the early chapters you have seen how British rule affected राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। बिल्कुल, बहुत अच्छे से देखा हम लोगों ने किस तरीके से पीजेंट्स, नवाब्स, एग्रीकल्चरिस्ट सभी लोगों को परेशान किया गया है, अपनी बातें मनवाई गई हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, धीरे धीरे क्या कर लिया, सारा का सारा हिंदुस्तान, इंडिया अपने अंडर में ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई and understand what implication it had for the lives of स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या असर पड़ा। हम लोगों ने इस टाइम पीरियड में, मतलब इतने सारे चैप्टर्स हो गए ना, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स की लाइफ पे कभी ध्यान दिया कि उस टाइम पे एजुकेशन कैसी होती थी। बस हम लोग नवाब्स, राजास, किंग्स, पीजेंट्स, एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर्स पे ही ध्यान दे रहे थे। इस चैप्टर के अंदर इस पे फोकस किया गया है। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया wanted not only territorial conquest and control over the revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, changes, customs and values. उनके हिसाब से उन्हें न केवल हम पर जीत हासिल करनी है, हम पर जीत हासिल करने के साथ रेवेन्यू पर भी, मतलब जो टैक्स कलेक्शन है उस पर भी अपना कंट्रोल करना है, बल्कि उन्हें ऐसा भी लगा कि कल्चरल मिशन स्टार्ट करना चाहिए उन्हें। और कल्चरल मिशन का मतलब क्या है, हमें सिविलाइज बनाना चाहिए, हमें रहने लायक बनाना चाहिए, जैसे तो हम रहने लायक थे ही नहीं उनके अकॉर्डिंग। सिविलाइज नेटिव बनाना है हम लोगों को, हमारे वैल्यूज़ एंड कस्टम्स को थोड़ा बहुत चेंज करना है। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, अब उन्होंने इस बिहाफ में किया क्या, स्टार्ट क्या किया। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड गुड सब्जेक्ट, मतलब उनकी लैंग्वेज में क्या सिविलाइज इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं, गुड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अगर हम पूछें क्या होता है सिविलाइज होना, क्या सिर्फ कपड़े पहनना ही सिविलाइज होता है, बशर्ते आपकी सोच कितनी भी गिरी हुई हो, तो क्या मतलब है। तो उनकी लैंग्वेज में इसके पास कोई, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाए कोई आंसर है नहीं उनके पास। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा सालों तक बहस चलती रही। नाउ हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा को देखा। लेट अस लुक व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. अब Britishers इंग्लैंड से आते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ना कि हिंदी आती नहीं उनको। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, हमने कभी बोला कि आपको हिंदी आना ज़रूरी है, नहीं बोला ना। तो
हम लोग हमारी एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पर। एजुकेशन का मतलब या फिर हमारे लिए एजुकेटेड होने का मतलब क्या है, वो हमारे मायने अलग हैं, उनके मायने अलग थे। नाउ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटिज्म इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा। विलियम जोन्स एक इम्पॉर्टेंट नेम है, विलियम जोन्स। He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, Jones was a linguist. उसकी एक मीटिंग थी जूनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के साथ। इन एडिशन, और अगर हम उसमें और बात करें, वो लॉ में एक्सपर्ट थे एंड वो एक लिंग्विस्ट मीन्स अलग अलग भाषाओं की उन्हें जानकारी थी। ही हैड स्टडीड ग्रीक, लैटिन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, मतलब यहाँ तो 4 लैंग्वेजेस वैसे ही हो गई यहाँ। हैड पिक्ड अप अराबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, लो 5वीं लैंग्वेज भी आ जाती है। एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, 6 लैंग्वेजेस। At Calcutta, he began spending many hours a day with pundits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and poetry. Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. तो जो विलियम जोन्स थे वो लिंग्विस्टिक थे, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस की जानकारी थी, दोस्तों से भी उन्होंने सीखा। अब यहाँ पर बात की जा रही है वो इंडिया आए, इंडिया में स्पेशली कैलकाटा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कैलकाटा के पंडित से उन्होंने संस्कृत भी सीख रहे हैं, हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट अरिथमेटिक, मेडिसिन, अदर साइंसेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स के बारे में भी वो नॉलेज ले रहे हैं। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering English languages and translating Sanskrit and Persian work into English. Together with them, Jones set up Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैराग्राफ रीडिंग हो गई, डिस्कशन हुए नहीं हमारे। यहाँ पर बात की जा रही है जोन्स का जो इंटरेस्ट था वो अलग अलग भाषाओं को जानने में था। उनके इस इंटरेस्ट को उन्होंने और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ भी शेयर किया, जैसे यहाँ पर नाम आ रहे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नैथनियल हैलहेड। इन्होंने भी इंडियन कल्चर को जानने के लिए, इंडियन हेरिटेज को जानने के लिए पढ़ाई की है। इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने मास्टरी हासिल की है, ट्रांसलेट किया है संस्कृत में, पर्शियन में जो बुक्स हैं लिखी हुई उनको इंग्लिश के अंदर। तो टुगेदर विद देम, मतलब उन सभी के साथ मिलकर जोन्स ने क्या किया, विलियम जोन्स ने क्या किया है, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब ये क्या है, मतलब कुछ लोगों का बना हुआ ग्रुप होता है। एंड स्टार्टेड जर्नल, उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, एशियाटिक रिसर्चेस। मतलब अपनी जो भी सारी की सारी नॉलेज थी उन्होंने उस जर्नल में लिख दी, जिससे हम लोग उस टाइम पीरियड की नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both the India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. अब जोन्स जो थे अलग अलग लैंग्वेजेस को जानने में उनकी इंटरेस्ट था। जब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जाना, इंडियन ड्रामा, इंडियन लॉ, इंडियन फिलोसफी को जाना, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कोलब्रुक का भी नाम आ रहा है कि दोनों ने एक रेस्पेक्ट दिखाई टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। उन्होंने
कल्चर के साथ साथ मतलब इंडिया में भी और वेस्ट में भी इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी इतनी साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उन्होंने ये देखा, ये जाना कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो ग्लोरी है, वो पास से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बट आज उसका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। हैड अटेन्ड हिज ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, इतनी ज़्यादा हमारी जो सभ्य है, हमारी संस्कृति सभ्यता वो पास से चलती आ रही है, बट आज वो थोड़ी बहुत डिक्लाइन की तरफ बढ़ती जा रही है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द स्कैड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट पीरियड। अब इंडिया को समझने के लिए हर इंसान की बात की जा रही है। इंडिया को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके पास को जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमने हमारा 7th क्लास का भी पास्ट एक तरीके से हम दिमाग में लेके चलते हैं कि उस टाइम पर हम लोगों ने ये पढ़ा था, थोड़ा बहुत रिलेट कर लेते हैं। अब 9th क्लास में आएंगे तो भी इस क्लास से थोड़ा बहुत रिलेशन होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर बात की जा रही है, अगर हम कोई नई चीज़ डिस्कवर, मतलब अगर हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उससे पास से भी हमें जुड़ के चलना पड़ेगा। एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस इन एंशिएंट पीरियड, मतलब रिटन जो प्रूफ मिले थे, वेद उपनिषद, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को एक तरीके से पढ़नी ज़रूरी है अगर किसी चीज़ को समझना है, इंडियन हिस्ट्री को समझना है। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट्स हु रिवील इन real ideas and laws of Hindu as Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। अगर कोई इन सभी की डीप नॉलेज लेता है तभी वो इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से जान सकता है। So Jones and Coolbrooke went about discovering ancient texts, understanding their meanings, translating them and make their findings known to other। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों इंसानों ने, जोन्स एंड कूलब्रुक ने डिस्कवर करने लग गए, मतलब खोजने लग गए इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री के लिखे हुए टेक्स्ट को, उनकी मीनिंग समझने लगे, उनको ट्रांसलेट करने लग गए अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, और दूसरे लोगों तक उसकी पहुंच को बढ़ाया उन्होंने। This project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। ये न केवल ब्रिटिशर्स को इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ग्लोरी समझने में हेल्प करेगा, बल्कि इंडियंस को भी हेल्प करेगा ताकि वो अपने हेरिटेज को जाने और जो उनकी जो ग्लोरी है वो खो चुकी है वो वापस आ सके। In this process, the British would become the guardian of Indian culture as well as its master। और इस टाइम पीरियड पर जबकि हम लोग हमारी ग्लोरी को खोते जा रहे हैं, हेरिटेज को भूलते जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे सामने आए, हम पर मतलब एक तरीके से उन्होंने हमें बताया, हमारी भूली हुई ग्लोरी को उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया और एक तरीके से हमारे गार्डियन बन गए, इंडियन कल्चर के मास्टर एंड इंडियन गार्डन बन चुके थे, इंडियन कल्चर के गार्डन बन चुके थे। Influenced by such ideas, many companies officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western cultures, Western learning। They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। The official also thought that Hindu and Muslim ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them। नाउ अब इन सभी चीज़ों से एक तरीके से इन्फ्लुएंस होके कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू किया उन्होंने दैट ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western cultures, Western learning। हमें इंडियंस को उनका ही कल्चर पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो एलियन थिंग्स है, मतलब जो चीज़ हमने नहीं देखी, जैसे एलियन हमने नहीं देखे, तो जो चीज़ उनके लिए एलियन है, अगर हमारे सामने पारसी रख दी जाए या फिर हमारे सामने ऐसी लैंग्वेज रख दी जाए जो हम पढ़ ही नहीं सकते, हमें लगेगा इसे पढ़ना किस साइड से, उल्टा पढ़ना है सीधा पढ़ना है, हमें बुक दे दो, हमें ये नहीं पता चलेगा उसका सीधा का है उल्टा का है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे लिए एलियन है वो चीज़ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा हम लोग वो चीज़ पढ़े जो हमारी फेमिलियर है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि उन्हें इस तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए, इंडियन टेक्स्ट की एजुकेशन, एंशिएंट टेक्स्ट की, संस्कृत की, पर्शियन लैंग्वेजेस, पोइट्री, ये सब पढ़ानी चाहिए उन लोगों को जिससे वो फेमिलियर है, न कि एकदम एलियन जैसी चीज़ें पढ़ा दो आप उनको जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects। और उन्होंने ये सोचा कि
ऐसा करके ही हम नेटिव मतलब इंडियंस के मन में अपनी एक जगह बना सकते हैं, अपनी छाप छोड़ सकते हैं और उनके मन में अपने लिए रेस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। With this subject in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of country. Not all officials shared these views. Many were strong with the criticism and of the orientation. अब इस बात से प्रभावित होकर कि मतलब हमें उनसे अगर रेस्पेक्ट पानी है, उनके मन में जगह बनानी है, तो उनको उन्हीं की चीज़ पढ़ाई जाए, वही प्रमोट की जाए, न कि हमारा कल्चर उन पर एक तरीके से थोपा जाए। तो इससे प्रभावित होकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मदरसा खोला। मदरसा कहाँ खोला उन्होंने? पहले तो मदरसा उन्होंने 1781 में खोल दिया। 1781 में मदरसा उन्होंने खोला है कलकत्ता में। उसके बाद हिंदू कॉलेज 1791 में। हिंदू कॉलेज दोनों कम्युनिटीज़ को अपने अंडर में कर रहे हैं ये लोग। हिंदू कॉलेज 1791 मतलब 10 साल के अंदर के गैप में ये कलकत्ता के अंदर खोला है मदरसा उन्होंने, एंड हिंदू कॉलेज बनारस में खोला है। कलकत्ता ये है बनारस। ये तो बात हो गई पॉजिटिव थिंग्स की। ज़रूरी नहीं है सभी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इनकी बात से सहमत थे, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनकी बात से सहमत नहीं थे और बहुत ज़्यादा विरोध में थे कि हमें हमारा ही कल्चर एक्सपैंड करना चाहिए, न कि उनका कल्चर। So in this class we have done 2 topics, the introductory part that वो हमें educate करना चाहते थे, हमें civilize करना चाहते थे उनकी लैंग्वेज में, और दूसरे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा को देखा। उसके बाद द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन, किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हुए, मतलब विलियम जोन्स एंड यहाँ पर एक नाम बहुत बार आता है कोलब्रुक। उन दोनों ने हमारे कल्चर को जाना, पहचाना, उससे रिलेटेड हमारे टेक्स्ट को ढूंढा, हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया, उनको ट्रांसफॉर्म किया डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और मदरसे खोले हैं, हिंदू कॉलेज खोले ताकि एक जगह बना पाए वो हमारे अंदर। सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।